स्टूडेंट्स, स्वागत आपका हमारी नई वीडियो में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1 में। तो इस चैप्टर को हम पॉलिनोमियल वाले चैप्टर से अगर लिंक करें तो हम बहुत सारी बातें इसके बारे में पहले से जानते हैं। देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल और उसको कैसे लिंक कर सकते हैं। मैं कोई रैंडम यहाँ पर पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ 2x² - 6x + 12। ये मेरे पास पॉलिनोमियल है। आप यहाँ पर देखें अगर इसकी डिग्री जो है वो 2 है, तो इसकी डिग्री हमारे पास 2 है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपना कह सकते हैं। साथ ही अगर मैं इसके इक्वल टू 0 पुट कर दूं, इसको हम क्या कह देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या पहचान है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? पावर उसमें 2 होगी और इक्वल टू में 0 आ रहा होगा, इक्वल टू में कुछ वैल्यू होगी। इस तरह की इक्वेशन को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें जो डील करना है वो इन सबके साथ डील करना है। क्या चीज आप देखिए यहाँ पर, इसके लिए हम यूज करते थे जीरोस। कौन सी वैल्यूज होती थी? जो इस पॉलिनोमियल को 0 कर देती थी। यहाँ पर हम जीरोस को हटा के नाम दे देते हैं रूट्स। दोनों को निकालने का तरीका बिल्कुल एक जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों की एक्सप्लेनेशन में। तो हम डील करेंगे इसके साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। कुछ बेसिक चीजें देखते हैं यहाँ पर। कैसे पहचानेंगे हम कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो यही कह रहा है कि आइडेंटिफाई कीजिए कि ये जो इक्वेशन दी हुई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें कहा है कि चेक कीजिए क्या ये जो गिवन मेरे पास इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चेक करने का बड़ा सिंपल तरीका है। आप पूरे जो एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई कीजिए, एक साइड लेके जाइए, जो वैल्यू कैंसिल आउट होती है कैंसिल कीजिए और जो बच जाती है उसे छोड़ दीजिए। अगर हाईएस्ट पावर वहां पर मुझे 2 मिलती है तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर वहां हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं है, 1 है या फिर 3 है या कुछ और वहां पर पावर आ जाती है, तो उस तरह की इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहते हैं। देखिए यहाँ पर करके देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन इस तरह गिवन है x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ मैं अपना a - b का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ये फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे एंड देन आंसर में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर x - 1 का होल स्क्वायर क्या मिलेगा मुझे, x² + 1 का स्क्वायर माइनस 2 × x × 1 इक्वल, यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x - 2 × 3 = 6। तो हमने पहले यहाँ पर जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया है, x² + 1 - 2x = 2x - 6। यहाँ पर हम सिंप्लीफाई फॉर्म में आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सारे एक्सप्रेशन को एक तरफ LHS की साइड लेके जाएंगे एंड देन देखेंगे क्या मिलता है। 2x इधर आएगा, -6 इधर आएगा। देखिए आप, जब 2x इस साइड आएगा तो यहाँ पर प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पर x² + 1 - 2x। अब यहाँ पर 2x एक और आ चुका है, -2x हो चुका है, -6 इधर आके हो जाएगा +6 = 0। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें, x² क्या कोई और है यहाँ पर, कोई नहीं है। अब -2x कितना हो चुका है यहाँ पर, -4x + 1 + 6 + 7 = 0। अब आप इस एक्सप्रेशन में ऑब्जर्व कीजिए, इस इक्वेशन में ऑब्जर्व कीजिए, जो मेरे पास हाईएस्ट डिग्री आती है x की वो कितनी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर मेरा हाईएस्ट कितनी 2। दैट मींस जो मेरा ये क्वेश्चन था, जो मुझे इक्वेशन गिवन थी, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। Hence, given equation is a quadratic equation। इस तरह चेक कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए अब हमें कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ, पहले क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई एक्सपेंड करेंगे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई एक्सपेंड करेंगे और उसके बाद जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही होगी, जो एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो रहे होंगे, जो उसका रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ पर, तो पहले x की x से मल्टीप्लाई होगी, ये x की 1 से मल्टीप्लाई होगी। देखिए आप, x की x से मल्टीप्लाई होने पे क्या हो जाएगा, x², x की +1 से, दैट मींस x। अब यहाँ पर -2 से x की मल्टीप्लाई एंड -2 की 1 से, -2 की x होगी तो क्या हो जाएगा, -2x -2 की 1 से हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, -2। ये हमने LHS सोल्व कर लिए।
देखिए x इंटू एक्स, फिर से पहले x की मल्टीप्लाई x से तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस x की मल्टीप्लाई 3 से यहाँ पर आ जाएगा 3x, अगेन माइनस 1 की मल्टीप्लाई x से यहाँ आ जाएगा माइनस x, और फिर माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3 से यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3x। तो यहाँ तक हम वैल्यू निकाल चुके हैं। अब देखिए क्या करेंगे, सारे एक्सप्रेशन को एक तरफ ले जाएंगे, फिर से सिंपलीफाई कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर, पहले आपसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए प्लस एक्स माइनस 2x कितना बचेगा, माइनस एक्स, क्योंकि माइनस 2 प्लस 1 माइनस एक्स रह जाएगा हमारे पास, माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 कितना, तो प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2x रह जाएगा हमारे पास, और ये लास्ट में हमारे पास माइनस 3। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को आप इस तरफ लेके आइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये जब इधर आएगा देखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, 2x प्लस का 2x माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस का जाके 3 प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाले टर्म कर चुके हैं, माइनस एक्स माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस 3x, 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ पर देखें, इसको सिंप्लीफाई करते करते जब हम लास्ट तक पहुंचे तो हमें यहाँ जो हाईएस्ट डिग्री है वो सिर्फ 1 मिल रही है। कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। दैट मीन्स इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो ये जो इक्वेशन गिवन थी ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ध्यान में रखने की बात, अगर डिग्री 2 होगी तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं बिल्कुल सेम टाइप से। आपका 6th क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन में 6th पार्ट देखें। आपका इक्वेशन दी हुई है, फिर से सिंप्लीफाई करना है, ट्राई कीजिए आप साथ साथ। यहाँ पर लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल, यहाँ पर फिर से देखिए आप a माइनस b होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 टू 4x, नंबर के नंबर से मल्टीप्लाई होती है, इसलिए 2 टू 4 होगा। अब फिर से हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर चुके हैं। अगेन पूरे एक्सप्रेशन को आप एलएचएस की तरफ लेके जाएं एंड सॉल्व कीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 इधर आएगा माइनस 4 इधर आएगा प्लस 4x इक्वल टू 0, बराबर के इधर लेके आएंगे, सबके साइन चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले टर्म से एक्स स्क्वायर वाले टर्म नेगेटिव थी पॉजिटिव थी, कैंसिल आउट हो चुकी है। यहाँ पर आप देखिए आप 3x और 4x कितना हो चुका है यहाँ पर 7x प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पर अगर आप नोटिस करें हाईएस्ट पावर मेरे पास कितनी है यहाँ पर 1। अगेन ये मेरे पास जो इक्वेशन गिवन थी पार्ट 6 में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसी तरह से आप 2-3 क्वेश्चन और गिवन है, क्यूब वाला फॉर्मूला लगाकर आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। क्यूब वाला आप a माइनस b की होल क्यूब या फिर a प्लस b की होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा के एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या होता है वो देख लीजिए आप यहाँ पर, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। यहाँ पर आप देखें a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। इन फॉर्मूला का यूज करके आप बाकी क्यूब वाला एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि वो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन के बाद हमारे पास चैप्टर जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक फिर से फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन एंड सेकंड वन आता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। फॉर्मेशन इक्वेशन अभी हम सीखेंगे और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में हमारे पास 3 पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं। पहला होता है बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड होता है बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड एंड थर्ड वन इज यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इन तीनों का यूज करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। उससे पहले देखते हैं इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। देखिए यहाँ पर फॉर्मेशन की इक्वेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर करेंगे एरिया पर रखते हैं 2 3 ओके ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट हमने अपने थर्ड चैप्टर के लिए फॉर्मेशन की इक्वेशन में लगाया था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। मतलब जो हमारे पास अननोन है उसको x मानेंगे, बस अंतर इतना होगा, वहां हम 2 वैल्यूज को मान देते हैं, 1 को मानेंगे। देखिए यहाँ पर आप 2 को मान के भी कर सकते हैं, वो वापस 1 में ही कन्वर्ट होकर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप करके देखते हैं। तो क्वेश्चन में मेरा फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, यहाँ पर मुझे लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालने हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आपने मान लेंगे, मान लेते हैं, आप जिसको मानना चाहें उसको मान लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर
सेकंड का फर्स्ट। देखिए किसी को अगर दिक्कत हो रही है मानने में, दोनों मान लेते हैं। लेंथ इज इक्वल टू x ब्रेथ इज इक्वल टू y। ठीक है, यहाँ तक अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो है अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट मेरे पास गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528। एरिया कितना मुझे गिवन है 528। एक मेरे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी लेंथ मेरे पास x है, विड्थ मेरे पास y है, तो इसका एरिया मुझे गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया मेरे पास क्या हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू 528। तो ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी। अब तो उसमें मुझे करना क्या है, x या y किसी एक की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में गिवन होगी। क्या कहने हैं यहाँ पर, या तो x की वैल्यू y के टर्म्स में या y की वैल्यू x के टर्म्स में गिवन होगी, और अपने आप मेरी इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर कंडीशन दी हुई है। तो कंडीशन कहती है लेंथ ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 1 more than twice of its width। जो उसकी विड्थ है उसके ट्वाइस से एक ज्यादा है। जो लेंथ है मेरे रेक्टेंगल की वो विड्थ के 2 टाइम्स से 1 ज्यादा है। तो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू आ गई है, इसको हम वापस इसमें पुट करेंगे और मेरे पास क्या मिल जाएगी, मुझे इक्वेशन मिल जाएगी। मुझे मेरी देखिए यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं 2y + 1 इंटू y इज इक्वल टू 528। मल्टीप्लाई कीजिए आप यहाँ पर, y की मल्टीप्लाई करेंगे 2y से 2y स्क्वायर, y की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से y इज इक्वल टू 528। और 528 को आप इस तरफ ले जाएंगे तो देखिए आपकी इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन y के टर्म्स में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी है। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करने के लिए अभी नहीं कहा गया, सोल्व करने के बाद सीखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम एक और क्वेश्चन के साथ देखते हैं। यहाँ पर आप एक बार थर्ड पार्ट पढ़ लीजिए सेकंड क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर सेकंड पार्ट देख लीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive इंटीजर इज 306। तो अब क्वेश्चन ने कहा है 2 consecutive इंटीजर हैं जिनका प्रोडक्ट 306 है। ध्यान दीजिए, मतलब मैं कहता हूँ मेरे पास फर्स्ट इंटीजर 10 है, तो नेक्स्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए मेरे पास 11। कॉन्सेक्यूटिव है उससे एक साथ होगी। अगर मैं कहता हूँ 17 है, नेक्स्ट क्या होगी मेरे पास 18 होगी। तो इसका मतलब ये है जो मेरे पास पहला इंटीजर में लेट करूंगा नेक्स्ट वाला उससे एक ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट वन ऑफ द इंटीजर is x। हमने एक इंटीजर लेट कर लिया x होगा, तो दूसरे हमारे पास अपने आप क्या हो जाएगा नेक्स्ट वन। ठीक है, x + 1 हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट वन हमारे पास। अब क्वेश्चन ने कहा है इन 2 consecutive इंटीजर की जो मल्टीप्लाई है, इन 2 consecutive इंटीजर की जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल है, 306 के इक्वल है। यहाँ पर रिपोर्ट कर दिया। अब देखिए आप यहाँ पर x into x स्क्वायर प्लस x into 1 x इक्वल टू 306। 306 का वापस कर लेके आए, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हमारे पास है, ये क्वेश्चन कुछ उसी तरह का जैसा हमने थर्ड चैप्टर की सेकंड वीडियो में स्पेशल इक्वेशंस की फॉर्म में डिस्कस किया था। स्पीड डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस की थी, ये बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी आपको ये क्वेश्चन समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बार अगर आप नहीं देखिए प्लीज जाइए और उस पार्ट 2 को देखिए सो दैट आपको ये चीज समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं फिर एक बार ट्रेन लेवल एंड डिस्टेंस ऑफ दिस स्पीड एंड देन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो अगर मुझे ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है तो उसी को लेट कर लेंगे। सिंपल सी हमारा कॉन्सेप्ट है छोटा सा। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी मान लें हम, x किलोमीटर पर आवर। यूनिट नहीं भूलनी है, बार बार याद देता हूँ, याद रखना है। तो मैंने यहाँ पर
स्पीड सेट कर लिया। अब देखें यहाँ पर कंडीशन पढ़ते हैं। अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 480 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गया हमारे पास, स्पीड हो चुकी हमारे पास। अगर देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन हैज बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर वो क्या कर देता है 8 किलोमीटर स्पीड कम कर देता है। तो मान लीजिए पहले कोई बंदा 50 की स्पीड से जा रहा था, अब अगर उसकी 8 किलोमीटर कम कर दी जाएगी तो कितने की स्पीड से जाएगा? 42 माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात। देखें यहाँ पर if speed had been reduced by 8 kilometer per hour, then new speed, नई स्पीड अब कितनी हो जाएगी हमारे पास? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास नई स्पीड निकल कर आ चुकी है। अब देखते हैं क्वेश्चन की असली कंडीशन क्या है। इट वुड टेक 3 और मोर। यहाँ पर देखिए आप, जब हमारी ट्रेन इस स्पीड से जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर वाली स्पीड से जाएगी तो ट्रेन 3 घंटे ज्यादा लेगी। ट्रेन कितना टाइम ले रही है? ज्यादा, 3 घंटे। तो पहले हम देख लेते हैं x के लिए कितना टाइम ले रही है, इसके लिए कितना टाइम ले रही है। इक्वेशन अपनी कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या से क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम पहले x के लिए कहते हैं t1, क्या देते हैं यहाँ पर 4x। t1 मेरे पास क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितना मेरे पास 480 और स्पीड कितनी मेरे पास x। तो मेरे पास t1 आ चुका है। अब t2 निकालते हैं। t2 मेरे पास क्या हो जाएगा? 4x माइनस 8। डिस्टेंस सेम रहेगा, 480 किलोमीटर जाना है। और स्पीड मेरे पास क्या हो जाएगी यहाँ पर? x माइनस 8। तो ये मेरे पास यहाँ टाइम निकल कर आ चुका है। अब आप ध्यान से क्वेश्चन फिर से पढ़ें। क्वेश्चन में कहा गया है अगर उसकी स्पीड x माइनस 8 हो जाती है, 8 घंटे प्रति किलोमीटर उसकी स्पीड कम कर दी जाती है, तो वो 3 घंटे ज्यादा ले रही है। मतलब ये वाली जो वैल्यू है, जो ये नई वैल्यू मेरे पास आई है, ये मेरे पास ज्यादा है। मीन्स ये वैल्यू जो है वो 3 घंटे ज्यादा ले रही है। किससे? t1 से ज्यादा ले रही है। क्या तक ठीक? अब देखिए यहाँ पर t1 को मैं इधर लेके आता हूँ। t2 माइनस t1 इक्वल टू 3। वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। t2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस t1 की वैल्यू हमारे पास 480 अपॉन x इक्वल टू 3। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, ये इधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 480 x माइनस 480 इंटू x माइनस 8 अपॉन x इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ तक आगे देखें। आगे देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई कीजिए। इस मल्टीप्लाई को आप अंदर का एक्सपेंड करें तो आपको इक्वेशन मिलती है यहाँ पर 480x माइनस 480x से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा? 480x माइनस इंटू माइनस प्लस स्पेस कम कर देखिए 480x माइनस 480x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आएगा 480x माइनस इंटू माइनस प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 480 की 8 से 0, 8 8 64, 6 8 4 32, 32 and 6 38 अपॉन x into x minus 8 equal to 3। अब ध्यान से देखिए 480x प्लस माइनस वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो चुकी है। हमारे पास यहाँ पर आया है 3840 और ये वैल्यू आप अगर इधर लेके जाए इक्वल टू 3 इंटू x माइनस 8। सिंप्लीफाई कीजिए, x से मल्टीप्लाई कीजिए, x माइनस 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3840 इक्वल टू 3x इंटू x स्क्वायर माइनस x इंटू 8 8x। आप अगर देखें वैल्यू आप 3 से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 2 4, 3 8 0, 128 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x। वैल्यू का आप उधर लेके जाइए,
0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 2 8 0। तो आप यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर इक्वेशन बनाई है किसका यूज करके, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके, स्पीड डिस्टेंस प्रॉब्लम की। तो इसी तरह हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स निकालने की हमने बात करी, तीन तरीके हमारे पास हैं। पहला हमारे पास आता है फैक्टराइजेशन, जिसकी हम अभी बात करने वाले हैं। देखिए कैसे होता है। तो पहले तो हम देख रहे थे रूट्स होते हैं। हमने बात की थी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कि जीरो ऐसी वैल्यूज होती है जिसकी वजह से वो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। सेम यहाँ पर कुछ ऐसा सही है, हम कहते हैं रूट्स वो एक्स की वैल्यूज होती है जिसकी वजह से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। मतलब ये पूरी टर्म सेटिस्फाई होने का मतलब है LHS और RHS इक्वल हो जाए, मतलब ये पूरी वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाए। सेम अब मेथड भी सेम है फैक्टराइजेशन की, जो हमने वहां पर पढ़ी थी पिछले टाइम, यहाँ पर भी हमें सेम पढ़नी है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, वही करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे कंपेयर करके a b एंड c की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन फिर अपने मल्टीप्लाई करके फैक्टराइजेशन करेंगे। देखें यहाँ पर, तो अगर मैं कंपेयर करूँ, a की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है 1, b की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है -3, c की वैल्यू मेरे पास आती है -10। देखो यहाँ पर हम देखें, आप a इंटू सी कितना आएगा, 1 इंटू -10 इज इक्वल टू -10। साथ में अब मेरे पास मुझे b को उस तरह लिखना है, b मेरे पास कितना है -3। तो पहली बात तो 10 कब आएगा, आप खुद सोचिए 10 कब आएगा, 5/2। इसको हम इस तरह लिख देते हैं, -3 को मैं लिख दूं -5 प्लस 2, क्योंकि 5 प्लस 2 यहाँ -5 प्लस 2 -3 भी हो जाएगा और 5 दूनी 10 भी हो जाएगा। यहाँ तक हमने फैक्टर तोड़ लिए, इसको उठा के वापस लाना देंगे इक्वेशन में। देखें आप, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। वैल्यूज को लेने की बारी आ चुकी है। यहाँ से एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर 2x है, एक बाहर आ चुका है, एक अंदर बच जाएगा माइनस, यहाँ से x चला गया 5 प्लस इससे 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए आप x माइनस 5 दोनों सेम टर्म है। इसका मतलब हमने क्वेश्चन जो किया है फैक्टर जो तोड़ा तो सही तोड़ा है। अगर ये फैक्टर आपके एक जैसे नहीं आते हैं तो दैट मीन्स आपने क्वेश्चन में गलती की है, तो इसीलिए आपको वहां पर दोबारा चेक करने की जरूरत है। आप यहाँ पर आप ये वैल्यू कॉमन ले लेंगे, देखें आप x माइनस 5 कॉमन आ चुका है। x माइनस 5 मैं यहाँ से उठा लूंगा तो मेरे पास कौन सी वैल्यू बचेगी, सिर्फ x। यहाँ से x माइनस 5 उठा लूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ +2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, बारी बारी से इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखें यहाँ पर x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना 5 माइनस 5 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। सेम यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 प्लस 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे पास -2। तो बड़ा ही सिंपल था फैक्टराइजेशन मेथड इस क्वेश्चन के लिए। एक और पेपर बात करते हैं, ठीक है। तो फिर से वैल्यूज लिखते हैं कंप्लीट करने के बाद, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करते हैं फिर से। देखिए यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है 2, b की वैल्यू मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं होता 1 होता है, और c की वैल्यू मेरे पास है -6। a इंटू सी कितना आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू -6, 2 6 जा -12। a इंटू सी की वैल्यू मेरे पास -12 आ चुकी है। अब b को मतलब 1 को b इज इक्वल टू 1। अब 1 को मुझे ऐसे तोड़ना है कि उनकी मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए। तो 12 कब आता है, देखिए 6 टू 12 होता है, 6 टू 12 होता है, लेकिन 6 और 2 को अब ऐसे प्लस या माइनस करेंगे 1 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। साथ ही साथ 3 4 12 होता है, 3 और 4 के साथ आप ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं जिसकी वजह से वो 1 आ जाए, जस्ट लाइक 4 - 1, 4 - 3 कितना हो जाएगा वो 1। तो यहाँ पर हम वही करेंगे। देखिए यहाँ पर b की वैल्यू 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 - 3, क्योंकि 4 3 12 भी हो जाएगा और 4 - 3 1 भी हो जाएगा। अब इस वैल्यू को आप खुद यहाँ पर पुट करके प्रैक्टिस करके देखिए। हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, रूट वाले क्वेश्चन जिनसे बच्चे अक्सर डर जाते हैं, जबकि क्वेश्चन ये भी आसान होते हैं। देखते हैं
बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से देखें यहाँ पर t की वैल्यू मेरे पास √2, b की वैल्यू मेरे पास 7, c की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 5√2। a b और c मैंने फाइंड कर लिए। अब क्या करेंगे a इंटू c, देखें यहाँ पर √2 इंटू 5√2, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर दैट इज 2, √2 और √2 मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा मेरे पास 5 इंटू √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट काट देंगे, यहाँ पर कितना बचेगा मेरे पास 5 इंटू 2, तो 5 2 सा 10 हो गया। a इंटू c की वैल्यू मेरे पास 10 आ रही है, बिल्कुल से 10 आ रही है। अब देखिए यहाँ पर b की वैल्यू मेरे पास क्या है 7। अब 7 को मुझे कुछ इस तरह तोड़ना है कि जो फैक्टर साइन मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आना चाहिए 10। तो सोचते हैं 10 कब आता है, एक ही फैक्टर बचता हमारे पास 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 मतलब 5 और 2, तो 5 और 2 के ऊपर हम ऐसा कोई ऑपरेशन लगाएं जिसकी वजह से 7 आ जाए। तो अगर हम उनको प्लस करें 5 प्लस 2 करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7। तो हमें अपना आंसर मिल चुका है। 7 को हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 5 प्लस 2, इससे क्या बन जाएगा हमारे पास, देखें यहाँ पर तो देखते हैं यहाँ पर √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। पुट करते हैं यहाँ पर √2x² प्लस 7x को क्या लिखते हैं यहाँ पर 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या वैल्यू बना रही है हमारे पास, यहाँ से लेके सिर्फ x कॉमन आ रहा है, x हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, √2x² में से x बचेगा, 5x में से 5 चला गया, x चला गया तो क्या बचेगा सिर्फ 5 चलेगा प्लस। अब यहाँ पर आप फिर से देखें हमने अभी यहाँ पर लिखा था √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो 2 को वापस में लिख दो √2 का स्क्वायर, यानी √2 को √2 का स्क्वायर। दैट मींस इस वाले एक्सप्रेशन से हम क्या वैल्यू कॉमन उठा सकते हैं √2, क्या वैल्यू कॉमन उठा सकते हैं √2। देखिए यहाँ पर √2 का स्क्वायर मतलब 2 √2 है मेरे पास, एक बच जाएगा अगर मैंने एक बाहर ले लिया है तो, यहाँ से एक बच चुका है, साथ में x भी है हमारे पास और प्लस 5√2 में से √2 गया तो यहाँ पर बचेगा 5, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर हमने दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, दैट मींस हमने फिर से क्वेश्चन सही किया है। फिर से कॉमन लेते हैं क्वेश्चन, √2x प्लस 5, यहाँ से हमारे पास x बच जाएगा और यहाँ से हमारे पास √2 बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बारी बारी से इक्वल टू 0 रखेंगे, आंसर निकालेंगे। जब इस टर्म को इक्वल टू 0 रखते हैं, देखिए यहाँ पर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब 5 को उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा √2x बराबर 5 माइनस 5 प्लस का इस साइड, तो x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है -5/√2। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास -5/√2। अब एक बात आप खास ध्यान रखेंगे, कभी भी रूट अगर अपोन में आपका रूट वाला नंबर आता है तो आंसर आप वहां नहीं छोड़ेंगे, वो आंसर इनवैलिड माना जाता है। तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे इसको रैशनलाइज करेंगे, देन अपना फाइनल आंसर छोड़ेंगे। तो यहाँ देखें आप रैशनलाइज करेंगे यहाँ पर x इक्वल टू -5/√2, रैशनलाइज करने के लिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -5√2 अपॉन में √2 फिर से कितना हो जाएगा 2। तो रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वहां पर अपन में मेरे पास 2 है, तो ये मेरे पास एक रैशनल नंबर है, मतलब अब मेरे पास ये जो मेरा आंसर है एक वैलिड आंसर है। साथ ही इस फैक्टर का जो हम 0 रखेंगे, तो यहाँ पर देखें आप x प्लस √2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -√2, इस आंसर का तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं है। इस तरह हम किसी भी क्वेश्चन के फैक्टर तोड़ सकते हैं यूजिंग और फैक्टराइजेशन मेथड।